हेलो दोस्तों, नमस्कार। सटीक सवाल की इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सटीक सवाल के इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संसद के बारे में क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को देखेंगे, जिसका नाम है संसद की सुपर 13 Q&A सेशन। तो इस संसद के सुपर 13 Q&A सेशन में भारतीय संसद के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस और उसके विगतवार आंसर, डिटेल्ड आंसर के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आप सटीक सवाल की यूट्यूब पर बिल्कुल नए हैं तो सटीक सवाल की यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास में दिखने वाला बेल आइकन भी हिट कर लें ताकि सटीक सवाल के इस यूट्यूब चैनल पे नए आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। आपका कीमती वक्त ज़्यादा ज़ाया न करते हुए हम सीधी शुरुआत करते हैं आज के हमारे Q&A सेशन की। और इस Q&A सेशन में पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है। प्रश्न नंबर 1, संसद क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो मित्रों, भारत की जो संसद है उसके बारे में एक बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आपके समक्ष है। संसद भारत का सर्वोच्च विधायिकी निकाय है। सर्वोच्च विधायिकी निकाय, तो पहले हमें ये जानना होगा कि विधायी निकाय का क्या मतलब होता है। तो जहाँ पे विधान बनते हैं, है ना, विधान मतलब कि जहाँ पे कानून बनते हैं, वो कानून बनाने वाली संस्था को हम विधायिकी निकाय कहते हैं। इस विधायिकी निकाय सर्वोच्च वाली विधायिकी निकाय है, यानी संसद क्या है? सर्वोच्च विधायिकी निकाय है। देखिए, हम भारत के विभिन्न राज्यों के बारे में परिचित होंगे। हर एक राज्य में उसकी अपनी एक विधानसभा होती है। वो विधानसभा भी क्या करती है? जैसे संसद काम करती है, वो अपने राज्य के कायदे, कानून, नीति नियम बनाती है और सरकार इस प्रकार से वो अपनी राज्य सरकार चलाती है। इस प्रकार के भारत में काफ़ी राज्य है, जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है ना, असम है, उत्तर प्रदेश है। तो इस प्रकार से हर एक राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है। वो विधानसभा अपने राज्य को ठीक से चलाने के लिए, कायदे कानून बनाने के लिए काम करती है। लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के लिए कायदे कानून बनाना, ये सब काम कौन करती है? तो भारत की संसद करती है। तो मित्रों, भारतीय संसद है वो इसलिए सर्वोच्च विधायिकी निकाय है, जो कानून बनाने, सरकार को जवाबदेह बनाने और राष्ट्रीय नीति की दिशा तय करने का कार्य करती है। हमें अक्सर यही लगता है, जब भी हम संसद के बारे में सोचते हैं तो हमें पहला ख्याल यही आता है कि उसका काम क्या है? केवल और केवल कानून बनाना। पर मित्रों, हम दूसरा भी तो देखें। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि केवल उस कानून तो बनाती है, वो तो उसका काम है ही, लेकिन वो सरकार को जवाबदेह भी बनाती है ना। आपने विविध संसद के, यदि आपने किसी भी एपिसोड को देखा होगा तो आप देखते होंगे कि जो संसद सभ्य है वो एक दूसरे को क्वेश्चन आंसर करते हैं, वो एक दूसरे को प्रश्न पूछते हैं, कोई भी बिल हो उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो उस समय की जो गवर्नमेंट होती है या वर्तमान की गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट क्या होती है? जवाबदेह बनती है। किसके प्रति जवाबदेह बनती है? देश के प्रति जवाबदेह बनती है। वो कौन सा काम कर रहे, कौन सा बिल ला रहे, कौन सा कानून बनाना चाहती है। तो इस प्रकार से चर्चाएं होती है संसद में। तो क्या होता है कि वो जवाबदेह बन जाती है, उसको जवाब देना पड़ेगा संसद में। यूं ही कोई सांसद सभी उठ करके कुछ भी बोलेगा और हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। उसको देश के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से वो सरकार होती है, वो जवाबदेह बनती है। और देखते हैं कि राष्ट्रीय नीति की दिशा तय करना, यानी राष्ट्र जो हमारे संविधान में कहा गया है कि राष्ट्र है वो इस प्रकार से गति करेगा, राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र में समृद्धि आए, राष्ट्र के हर एक नागरिक को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल पाए। तो ये सब हमारे देश की नीति रीति है। तो उस नीति रीति में राष्ट्रीय नीति की दिशा तय करने का कार्य भी हमारी संसद ही करती है।
इस संसद में मित्रों, इस संसद में 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरी होती है राज्यसभा। इन 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर हमारी संसद बनती है। ये बात हो गई क्वेश्चन की। अब हम हमारे भारतीय संविधान में इस बात का उल्लेख किस प्रकार से है, यानी कि ये जो हमने बातें करी कि संसद, तो ये जो संसद हमारी है वो संसद कौन से आर्टिकल में इस बात का उल्लेख मिलता है? तो मित्रों 79 में दोस्तों हमें संसद का उल्लेख मिलता है। इसमें से जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा, उसका उल्लेख हमें 81 में मिलता है, आर्टिकल 81 में मिलता है। राज्यसभा जो है, जो दूसरा हमारा सदन है वो राज्यसभा है, उसका उल्लेख हमें 80 में मिलता है। तो मित्रों आप देख सकते हैं कितने महत्वपूर्ण बातें कही गई है कि संसद का जो उल्लेख हमें भारतीय संविधान में आर्टिकल 79 में मिलता है, लोकसभा का उल्लेख हमें आर्टिकल 81 में मिलता है और राज्यसभा का उल्लेख हमें 18 में मिलता है, यानी कि 80 में मिलता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद हमने इसलिए साथ साथ कर लिए ताकि आपको अलग से पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, अलग से जानकारी इकट्ठा करने के लिए ना जाना पड़े। और काफ़ी ऐसे विद्यार्थी भी होंगे, हमारे मित्रगण भी होंगे जिसको ये बारे में पता होगा, बस उसका रिवीजन हो गया। इस प्रकार से इस तथ्य को आप देख सकते हैं। तो मित्र, संसद का उल्लेख हमें भारतीय संविधान में जहाँ मिलता है उस बारे में हमने विस्तृत में चर्चा करने का प्रयास किया। तो क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यदि आप समझ पा रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, इससे हमें और ऐसे अच्छे वीडियो लाने की मोटिवेशन, प्रेरणा मिलती रहती है। दूसरा क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच मुख्य अंतर क्या है? मित्रों अभी हमने संसद के बारे में देखा ना कि आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में कौन से किसका उल्लेख मिलता है, तो उस सदन के बारे में तो हम परिचित हो गए। उस सदन में, उस 2 सदनों में दोनों के बारे में हमें और जानने का अवसर मिलता है यहाँ दूसरे प्रश्न के माध्यम से कि जो लोकसभा है, जो हमारी जो लोकसभा है, उस लोकसभा का उल्लेख जिसे निचला सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है मित्रों? निचला सदन भी कहा जाता है। सीधा जनप्रतिनिधि द्वारा चुनी जाती है। किससे चुनी जाती है? सीधा जनप्रतिनिधि द्वारा। मतलब हमने इस बात को 2024 के चुनाव में फील किया है ना। हम सब ने, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक ने अपने वोटिंग के अधिकार का उपयोग करते हुए वोटिंग की, यानी कि अपना मत दिया। उस मत के माध्यम से हमारी चुनी हुई सरकार, केंद्र सरकार चलाने के लिए गठित हुई। तो वो जो सरकार है, हमने किस 2 सदन, संसद के 2 सदन है, उस 2 सदनों में से जो लोकसभा जो थी हमारी, उसका नाम से ही पता चलता है कि लोगों द्वारा बनी हुई सभा, यानी कि लोगों ने जो इलेक्शन में अपने वोटिंग का अधिकार का यूज़ किया, अपने वोटिंग के अधिकार का उपयोग किया और उसने अपनी वोटिंग के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को केंद्र सरकार में भेजा। तो वो जो केंद्र में अपने प्रतिनिधि को भेजा लोकसभा के सांसद बनाकर, तो वो लोकसभा में बैठेंगे। तो लोकसभा में जो इलेक्शन होता है वो सीधा जनप्रतिनिधि द्वारा होता है, जबकि राज्यसभा में उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, जो राज्यों की विधानसभा द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को, है ना? इस बात को अच्छे से समझना, मैं कोशिश करता हूँ इस बात को भी समझाने की कि जो हमारा जो संसद है हमारी, ये संसद है, इस संसद में जो लोकसभा है
जो लोकसभा है, इस लोकसभा में तो क्या हुआ कि हम जैसे आम से भी आम नागरिक ने वोट डाला, आम से भी आम नागरिक ने वोट डाला और लोकसभा में प्रतिनिधि को भेजा, ठीक है। लेकिन यहाँ राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, हमारे द्वारा राज्य की विधानसभा में, हमारी जो राज्य की विधानसभा है, इसको आप विधानसभा मान लीजिएगा प्लीज़, ये हमारी जो विधानसभा है उस पे हमारे प्रतिनिधि भेजे, उसने अपने प्रतिनिधि को ऊपर भेजा, केंद्र में भेजा, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली जहाँ पे भेजा, हमने डायरेक्टली जहाँ पे भेजा वो हो गए हमारे लोकसभा के प्रतिनिधि, और हमने विधानसभा में वोटिंग की, विधानसभा में हमारे प्रतिनिधि पहुँच गए। उस पहुँचे हुए प्रतिनिधि ने विधानसभा में से अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा में भेजा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परोक्ष हो गया, है ना। हमने यहाँ पे प्रत्यक्ष वोटिंग की, प्रत्यक्ष, और यहाँ पे हमने की परोक्ष। यहाँ पे हमारी वोटिंग कैसे हो गई, परोक्ष। क्यों? क्योंकि हमने विधानसभा के लिए वोट किया, अब विधानसभा वालों ने राज्यसभा के मेंबर के लिए वोट किया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पूरी व्यवस्था हुई। तो ये है, हमने डायरेक्टली वोट किया था। अब दूसरी बार 5 साल हो जाएंगे, तो 5 साल बाद हम नई सरकार बनाने के लिए या इसी सरकार को रिपीट करने के लिए वोटिंग करेंगे। जो भी हमारा फैसला है, हमारा निजी हमारा वोट है, वो हम जाकर के गुप्त मतदान के माध्यम से दे देंगे, ठीक है। लेकिन राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा तो निरंतर चलती रहती है। क्यों निरंतर चलती है? क्योंकि हमने विधानसभा वालों को वोटिंग की और विधानसभा वालों ने इसको भेजा, अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा में भेजा। तो ये क्या होगी, हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार से अलग अलग समय पर इलेक्शन होंगे, अलग अलग समय पर होंगे, प्रकार तो एक ही है ना। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका प्रावधान मिलता है हमें, जब हम विधानसभाएं पढ़ेंगे, राज्य विधानमंडल पढ़ेंगे, तब उसके बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। पर अभी थोड़ा ध्यान में रख लीजिए कि हमने जिसको वोटिंग दी, उस विधानसभा के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को राज्यसभा के लिए भेजा, और वो वहाँ जा कर के 6 साल के लिए प्रतिनिधि बने रहेंगे। 6 साल बाद वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उन्हें यदि लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति योग्य है, इसे फिर से भेजना चाहिए, तो फिर से वोटिंग होगी उस पर वोटिंग होगी, समझ में आया। 6 साल बाद वो सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और जैसे ही वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसकी जगह पे नए सदस्यों की इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो सतत चलती प्रक्रिया है। इसीलिए जो हमारा जो राज्यसभा है, उसके जो लोग हैं, ये राज्यसभा है वो निरंतर चलती रहती है, वो कभी खंडित होती नहीं है। लोकसभा का भंग हो सकता है, लेकिन इसका भंग नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत के जब तक राज्य रहेंगे तब तक राज्य विधान सभाएं रहेंगी, और जब तक राज्य की विधानसभाएं रहेंगी वो अपने प्रतिनिधियों को चुन कर भेजती रहेंगी। तो ये विस्तृत सा वर्णन हमने किया आपको अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन के हर पहलू को समझाने के लिए, ठीक है। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी डाउट सॉल्यूशन हो सके, उसको भी इस प्रकार के अच्छी नॉलेज की बातों को जान सके। तीसरा क्वेश्चन, संसद के सत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मित्रों, संसद के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। 3 मुख्य प्रकार होते हैं। एक होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ये सत्र विधायी कार्यों के संचालन के लिए निर्धारित समय पर बुलाए जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? निर्धारित समय पर बुलाए जाते हैं। हमारे भारतीय संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष में संसद के कम से कम 2 सत्र का आयोजन होना ही चाहिए। 6 महीने के अंतराल में यदि आप करेंगे तो 2 सत्रों का आयोजन आप कर पाएंगे। इस प्रकार से हमें वर्णन मिलता है। वर्णन अलग शब्दों में हो सकता है, हम इसको सिंप्लीफाई करें, हम इसको सरलीकरण करें ताकि आप तक इस बात को अच्छी तरह से
समझ में ला पाए। तो जो बजट सत्र है या मानसून सत्र है या शीतकालीन सत्र है, वो हमारे यहाँ परंपरा एक प्रकार से बन गई है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर दूसरे सत्र का आयोजन हो जाए, ये ज़रूरी है। तो हमने क्या कर दिया, एक प्रकार से परंपरा बना दी कि हाँ 3 बार सत्र का आयोजन होगा, 3 बार अलग अलग समय पर सत्र बुलाए जाएंगे और उसका हमने नामकरण भी कर दिया, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? ठीक है। चौथा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं मित्रों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र का उद्देश्य क्या होता है? अब देखिए मित्रों, ये थोड़े थोड़े जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना, क्वेश्चन थोड़े थोड़े वो होते जाएंगे, वो थोड़े कंफ्यूज करते जाएंगे, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है, हर एक पहलू को समझना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, ताकि सुपर 13 के इस Q&A सीरीज़ को, सुपर 13 के इस Q&A सेशन को आप अच्छे से देख पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ और संसद के द्वारा जितने भी क्वेश्चन आपको अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाए, उसमें आपको हेल्प मिल जाए। संयुक्त सत्र का आयोजन तब होता है जब दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक पर मतभेद हो। ठीक है, देखिए 2 सदन है, दोनों सदन का गठन हो गया, दोनों सदन में सरकार जो आई वो बनी और वहाँ पे पहुँची। अब सरकार अपना काम करना शुरू करेंगी, तो क्या होगा, मतभेद तो होंगे, है ना, ये बिल आना चाहिए कि नहीं, देश के लिए ये हित में है या नहीं, ये बिल आएंगे तो सरकार तो अपने बिल लाएंगे तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी अपने बिल के लिए, और जो विपक्ष होंगे, वो विपक्ष जो होता है वो हमेशा अपने पक्ष को नेगेटिव रूप में हमेशा कहती रहेगी, ये तो हर एक की सिस्टम है। तो क्या होगा, मतभेद होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो गए तो उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त सत्र बुलाया जाता है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, है ना। क्यों लोकसभा का अध्यक्ष ही क्यों करें, ये भी तो क्वेश्चन हमें समझना होगा। लोकसभा का अध्यक्ष इसलिए करे क्योंकि लोकसभा में सरकार जो है वो लोकसभा में जवाबदार है। तो जहाँ लोकसभा में सरकार जवाबदार है तो उस गृह का तो महत्व बढ़ेगा ही। तो उसका जो महत्व बढ़ गया है उसका ध्यान हमें यहाँ पे भी लगता है। यहाँ पे भी हम इस बात को देख सकते हैं कि अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, लोकसभा के अध्यक्ष। 5वां क्वेश्चन, संसद के कामकाज में समिति प्रणाली का क्या महत्व है? तो समिति प्रणाली संसद के कामकाज को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए लागू की गई है। ये समितियाँ विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करती है और सिफारिशें देती है, जिससे विधायी प्रक्रिया में सुधार हो। देखो क्या होता है मित्रों, सरकार जो होती है वो अलग अलग प्रकार की बिल समय समय पर लाती रहती है। अलग अलग प्रकार के सत्र का जब आयोजन होता है, राष्ट्रपति सत्र बुलाते हैं, तो उस सत्र में कामकाज होना है, तो कामकाज हो सकता है बिल के माध्यम से भी हो, कोई नया बिल आने वाला हो। तो सरकार क्या होती है, जब नया बिल लाती है संसद में, तो उस नए बिल में जो बातें लिखी है, जो प्रावधान किए हैं, जो नए नए नीति नियम बनने वाले हैं, वो देश के लिए ठीक है या नहीं, है ना, वो देश को व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से बनाने के लिए योग्य है भी या नहीं, इस बात का अच्छे से ध्यान यदि कोई रख सकती है तो वो है समिति प्रणाली। समिति प्रणाली यानी अलग अलग प्रकार की समितियाँ हो गई, है ना, प्रवर समिति हो गई, खड़ा समिति हो गई। तो ये इस प्रकार की जो समितियों के आप जो नाम सुनते हो ना, वो सब अपना अपना काम करती है। वो क्या करती है, जो भी बिल नया आया है उसके बारे में अच्छे से चर्चा विचारणा करती है, उस पर अच्छे से विस्तार से चर्चा करती है और सिफारिशें भी देती है कि हाँ ये बिल देश के हित में है, इस बिल को आगे ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है कि विधायी की जो कार्य है उसमें काफ़ी रूप से बदलाव आता है, सुधार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल क्या है? तो मित्रों, शून्यकाल एक वह समय होता है जब सदन में कोई औपचारिक एजेंडा नहीं होता। इस दौरान सदस्य किसी भी सार्वजनिक मुद्दे का उठा सकते हैं और सरकार से जवाब मांग सकते हैं।
ठीक है। इसमें क्या होता है कि शून्यकाल का मतलब है कोई एजेंडा ना होना। ठीक है, जैसे हम अपने रूटीन लाइफ में ही देख लें, हम अपने लाइफ को डिज़ाइन करके रखते हैं, प्लान करके रखते हैं कि भैया जो हम मंडे टू फ्राइडे हम क्या करने वाले हैं, है ना। तो मंडे टू फ्राइडे हम अपना शेड्यूल बना के चलते हैं, जिसको हम टाइम टेबल भी कहते हैं, है ना, समय सूची। तो हम अपने समय सूची के हिसाब से काम करते हैं। तो वो सब हमारे औपचारिक काम हो गए, औपचारिक एजेंडा हो गए। लेकिन जब संसद की बात आती है तो संसद में औपचारिक एजेंडा तो होते ही, लेकिन ये जो शून्यकाल वाला टाइम है उसमें कोई औपचारिक एजेंडा नहीं होता। इस दौरान सदस्य किसी भी सार्वजनिक मुद्दे को उठा सकते हैं और सरकार से उसके बारे में जवाब मांग सकते हैं। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, प्रश्नकाल का क्या महत्व है? तो मित्रों, प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का पहला घंटा होता है जिसमें सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। यह सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रश्नकाल संसद की कार्यवाही का पहला घंटा है। इस पहले घंटे में जो सदस्य गण होते हैं, संसद के सदस्य गण होते हैं, वो खड़े होकर अपना क्वेश्चंस पूछते हैं और इससे क्या होती है, सरकार की जवाबदेही तय होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष के सांसद ही खड़े होकर प्रश्न पूछे। अपनी ही सरकार से, अपने ही सरकार के सदस्य, अपने ही सरकार के जो समर्थन करने वाले संसद सदस्य है, वो संसद के सदस्य अपने इलाके के विकास के लिए, अपने इलाके के कोई समस्या के लिए, मान लीजिए पानी की समस्या हो गई, है ना, सड़कों की समस्या हो गई, तो इस प्रकार की समस्या वो उठा सकते हैं और उसके बारे में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि हमारे जो मत विस्तार है उसमें मान लीजिए कि पानी की समस्या है, तो उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर सकती है। हमारे गांव में अभी तक सड़कें नहीं बनी, बिजली नहीं पहुंची, है ना, प्राथमिक जो शिक्षण है, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल है उसके बारे में अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है वो सदन के पटल पर उठाए जाते हैं और सरकार को उसके लिए जवाब देना होता है। तो इस प्रकार से सरकार क्या होती है, सरकार जवाबदेह बनती है। 8वां क्वेश्चन, विधेयक और कानून के बीच क्या अंतर है? तो मित्रों, उत्तर है, विधेयक वह प्रस्तावित कानून है जिसे संसद में प्रस्तुत किया जाता है। जब यह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो यह कानून बन जाता है। कोई भी सदन के पटल पर जब पहली बार बिल आए तो उस बिल को हम विधेयक कहते हैं। उस विधेयक के समय जब वो लाते हैं तो कोई संसद का सदस्य है वो खड़ा होकर उस बिल के बारे में इंट्रोड्यूस करता है सदन को कि हम इस बारे में ये वाले कानून चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम उदाहरण लेते हैं मोटर व्हीकल एक्ट का। तो मोटर व्हीकल एक्ट जब बना तो वो भी पहले विधेयक ही हुआ होगा कि जब उसके ऊपर यदि कानून बनाना है तो वो एक प्रकार से विधेयक के रूप में सदन में आया होगा। तो वो संसद के सदस्य मोटर व्हीकल एक्ट के विधेयक ला करके संसद में प्रस्तुत किया। वह संसद को दोनों सदनों द्वारा पारित भी किया। लोकसभा में मान लीजिए पहली बार आया, उसके बाद राज्यसभा में आया, दोनों सदनों में पास हो गया। अब राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए गया, तब राष्ट्रपति जी उस पर यदि हस्ताक्षर कर दे यानी उसको अनुमोदित कर दे तो वो कानून बन जाता है। तो अब आप जो मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में सुनते हो ना, तो जो मोटर व्हीकल एक्ट इसी से एक्ट बना। पहले क्या था, वो विधेयक था, फिर वो सदन के पटल पे आया, उस पर चर्चा हुई, उस पर वोटिंग हुआ, वो बिल एक सदन में पास हो गया, फिर दूसरे सदन में गया, वहीं वो सेम प्रक्रिया दोहराई गई, फिर वहाँ से भी पास हो गया। राष्ट्रपति जी ने जब उसके पास आया तो उसने हस्ताक्षर करके अनुमोदित कर दिया, तो वो बन गया मोटर व्हीकल एक्ट। तो इस प्रकार से हम कानून और विधेयक को अलग रख सकते हैं, समझ सकते हैं। 9वां क्वेश्चन,
धन विधेयक क्या होता है और इसकी विशेषता क्या है? तो धन विधेयक वह विधेयक होता है जो करों यानी टैक्सेस, सरकारी खर्चों या किसी भी वित्तीय मामले से संबंधित होता है। ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और राज्यसभा इसे संशोधन का प्रस्ताव कर सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। धन विधेयक ऐसा विधेयक है, पहले तो कौन सा बिल, कौन सा विधेयक है, ये कोई सामान्य सदस्य नहीं कह सकता। वो केवल लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो बिल देख के पता कर लेते हैं कि ये बिल कौन सा है, धन विधेयक है, सामान्य विधेयक है, कानून संशोधन अधिनियम है, क्या है ना। तो ये इस प्रकार की विशेष शक्ति किसको मिली हुई है? राज्यसभा के अध्यक्ष को नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सुनिएगा, इससे शक्ति राज्यसभा के अध्यक्ष को नहीं मिली, राज्यसभा के अध्यक्ष को नहीं बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष को मिली हुई है। लोकसभा के अध्यक्ष जी होते हैं, वो देख के बता देते हैं कि ये धन विधेयक है, सामान्य विधेयक है या फिर कानून संशोधन विधेयक है, जो भी है वो देख के बता देते हैं। उसके बाद आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाती है। उसमें यदि मान लीजिए उसने कहा कि धन विधेयक है तो क्या होगा? धन विधेयक के पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कहाँ लेके आया जाएगा? तो वो है केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यसभा इस पर प्रस्ताव दे सकती है कि भैया इसमें ये वाला चेंजेस कर लो, है ना। धन विधेयक है तो इसमें इस प्रकार से थोड़े बातों की छूट दो, करों की छूट दो, लेकिन राज्यसभा उसको साइडलाइन नहीं कर सकती, उसको अस्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, संसद में अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो मित्रों, अविश्वास प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जिसमें सदन में सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया जाता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। आप इस बात को अच्छे से समझ पाए। मान लीजिए कि सदन चल रही है, ठीक है, सदन चल रही है। अब सदन चल रही है तो विपक्ष को ऐसा लगा कि वर्तमान की जो सरकार है उसके पास पूर्ण बहुमत है ही नहीं। यदि उसके पास बहुमत नहीं है तो सरकार चला नहीं पाएगी, क्योंकि लोकसभा जो है हमारी भारत की जो लोकसभा है उसमें मित्र कितने सदस्य बैठते हैं? तो आप सबको पता होगा 552 सदस्य बैठते हैं वहाँ। उस 552 में से अभी कितने हैं? तो 545। इस 545 लोगों में बहुमत यानी कि 545 के बहुमत यदि हम देखें तो 273 लोग यदि सरकार के समर्थन में है तो सरकार चलेगी, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर यदि उस 272 से कम हो गए तो फिर सरकार जो है वो गिर जाएगी। सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। 552 राष्ट्र होने चाहिए, 552 सभ्य है, उसमें से 545 अभी बैठे हुए हैं। कुल सभ्य संख्या है हमारे लोकसभा के सदन की, और उसमें से 273 लोग यदि सरकार के साथ है, सरकार के समर्थन में है तो सरकार चल पाएगी, वरना फटाक से गिर जाएगी। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये तथ्य आराम से समझाने की कोशिश इसलिए है, हो सकता है आप जल्दी से समझ जाते हो, सीख जाते हो, है ना। लेकिन काफ़ी ऐसे व्यूअर्स भी होते, काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जिसको ऐसी छोटी छोटी बातों सीखने में भी समय लग सकता है। तो हम उन्हीं लोगों को ध्यान में रख कर के इस वीडियो को बनाएंगे और हम इसको पार्ट वाइज बनाएंगे। यानी आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिए,
तो फिर हम इसको 3 पार्ट में, यानी कि 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, 1 से 10 का ये पहला वीडियो है। फिर हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे 11 से 20 का, और फिर तीसरा वीडियो आएगा 21 से लेके 30 का। इससे क्या होगा मित्रों, आप बोर नहीं होंगे। आपके प्रिपरेशन में और भी सब्जेक्ट है, उनको भी टाइम देना है, उनको भी इक्वली समय देना है, उसके लिए भी रीडिंग करना है। तो उस सभी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। उन सभी के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आप इस प्रकार के ज्ञान के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर पेशेंस।